खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले को लेकर अलवर में दिख रहा चौतरफा आक्रोश। बच्चों ने काले कपड़े पहन आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए नारे। वहीं युवा मोर्चा ने फूंका पाकिस्तान का झंडा और मुस्लिम समाज ने आतंकियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्क्रैप के नाम पर गुजरात के व्यापारियों को लूटने के आरोपी को पकड़ा। वहीं किथूर में फायरिंग के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। भूपेंद्र यादव के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी को लेकर आई प्रतिक्रियाएं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने बताया हर तरह से योग्य। और 12 साल बाद परिवार से मिली मुस्कान तो लौटी खुशियां। भिवाड़ी चाइल्ड लाइन ने आरती बालिका गृह को किया था सुपुर्द। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार आक्रोश सामने आ रहा है। भारत के तीखे तेवरों के आगे पाकिस्तान में बेचैनी है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही भारत से वहां जाने वाले पानी को रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर सूचना दी है। गौरतलब है कि पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने जैसे आदेश भी दिए जा चुके हैं। उधर इसी क्रम में अलवर शहर के ब्लू बेल्स एकेडमी के बच्चों ने शुक्रवार को काले कपड़े पहनकर इस अमानवीय घटना पर विरोध जताया। साथ ही शहीद स्मारक पर एकत्र होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद और हमले बंद करो जैसे नारे लगाए। छात्रा आरवी चौहान और वान्या कौशिक ने कहा कि ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं होनी चाहिए। उधर स्कूल डायरेक्टर पूनम शर्मा के अनुसार पहलगाम की इस दर्दनाक घटना से हर भारतीय का खून खौल उठा है। अब यह गुस्सा बच्चों में भी दिखने लगा है। कौन सी स्कूल से आए हो? ब्लू बेल्स एकेडमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वान्या कौशिक है। अच्छा, आज आप काले कपड़े पहन के यहाँ से स्मारक आए हो, क्या बात? जो अभी कुछ दिनों पहले पहलगाम में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी और जो उसमें शहीद हुए हैं लोग, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे काले कपड़े पहन के आए हैं। ऐसी घटना हमारे भारत में कभी दोबारा ना घटे। हमारे भारतों को सम्मान मिले, भारतीयों को सम्मान मिले। पहलगाम में जो लड़ाई हुई है ना मुसलमानों से, उसलिए हम काले कपड़े पहन के आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत गुस्सा है। क्या हुआ था वहाँ, पता है आप? वहाँ पे आतंकवादियों ने लड़ाई कर ली थी हिंदुस्तानों से। कितने लोग मरे वहाँ पर? छोटे छोटे बच्चे भी थे, आप जैसे बच्चे? हाँ, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अनाथ हो गए बच्चे। हम ये चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। देखिए सर, आज हम फर्स्ट स्टेप एंड ब्लू बेल्स एकेडमी के स्कूल के बच्चे लेकर के आए हैं और हम में ही नहीं बच्चों में भी रोष है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में कुछ दिन पहले जो आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया है, उस अटैक में हमारे हिंदुस्तान के चाहे वो मुसलमान भाई हो चाहे हिंदुस्तान में हिंदू भाई हो, सभी मारे गए हैं। मोस्टली हिंदुस्तान में हिंदू भाई मारे गए हैं, लेकिन मुसलमान भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मोदी जी से निवेदन करना कि कृपया करके हमारे बच्चे अनाथ ना हो। आपने देखा जैसे 28 साल के बच्चे वहां पर गए हैं और उन लोगों को भी मार दिया गया है। उनकी नई नई शादियां हुई हैं। तो क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीर में हम नहीं घूम सकते हैं? एक मिनी स्विट्जरलैंड माना गया कश्मीर को। हम बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड है, इंडिया का है, बट इंडिया का कहाँ है? हमारे लोग तो बलिदान हो रहे हैं वहां पर, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो कहाँ से हम उसको माने कि उस धरती को कैसे चूमे? हम उस कश्मीर की धरती को कैसे चूमे कि हमारे जब हिंदू भाई मारे जा रहे हैं? तो इसलिए हम रोष प्रदर्शन करने आए सर, ब्लैक कपड़े पहन के। और बच्चों में भी आप जैसा देख सकते हैं कि गुस्सा है और बच्चे भी समझते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो इसी के लिए सर हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दें, हिंदुस्तान का साथ दें, ताकि हम लोग ऐसे आतंकवाद को मिटा सकें। और वहीं अलवर शहर के हुप सर्कस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए उसका झंडा फूंका गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रजनीश जैमन ने कहा कि पहलगाम हमला आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, जिसे लेकर युवा मोर्चा ने समर्थन जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज जो हमारे पहलगांव में जो हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है, हिंदू धर्म के जात को पूछकर जो उनका अत्याचार करके जो परिवार, जो बच्चे परिवार है, उन परिवार को उन्होंने बेघर कर दिया। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे पाकिस्तान देश के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसी विरोध प्रदर्शन के साथ हमने पाकिस्तानी झंडा, तो पाकिस्तान देश का झंडा जलाया है, जिससे ये प्रतीक दिया हमने कि पाकिस्तान देश के लोग अगर इस देश में रहना चाहते हैं तो भारत देश में रह के भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, भारत के कानून का पालना करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो देश से निकाला जाएगा। अगर किसी पाकिस्तानी को इस देश में रह रहा हो, अगर उसको जाने के लिए कोई समस्या पैदा हो रही है, उस समस्या के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता के द्वारा उनका भुगतान किया जाएगा, उनको देश से निकाला करा जाएगा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है, सरकार के द्वारा जो कल माननीय मोदी जी के द्वारा जो पाकिस्तान के लोगों के साथ जो किया है, सिंध नदी का पानी बंद कर दिया, एम्बेसी के लोगों को वहां से कर दिया, ऐसे इस मांग से हम संतुष्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में ऐसे जो आतंकवादी लोग हैं, जो आतंकवादी लोग भारत के पाकिस्तान में ही रह के बस गए हैं और जिनका आज भी पाकिस्तानी लोगों से संपर्क है, ऐसे लोगों को भी देश से भगाया जाना चाहिए। उधर इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष प्रियांश अरोड़ा, सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रवि यादव, रविराज सिंह सेठी यादव और गुलशन जायसवाल आदि मौजूद रहे। उधर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। अलवर के नंगले सर्कल पर 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। इस दौरान आतंकवादियों का पुतला दहन भी हुआ। प्रदर्शन में शामिल साहुन खान ने कहा कि यह अमानवीय कृत्य है। वहीं मौलाना अनस ने कहा कि इस्लाम और कुरान कभी भी किसी निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं देते। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह जुमलेबाजी छोड़कर ठोस और प्रभावी कदम उठाए। 22 अप्रैल को जो हमारे इंसानी भाई जो हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं और इंसान भी हैं, उनके बर्बरता हत्या की गई है, उसकी मजम्मत के लिए, उसकी निंदा के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और ख़ास तौर से कुरान और हदीस में इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताया गया है। हम उसकी निंदा करते हैं और ये सरकार से अपील करते हैं कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जुमला ना रखा जाए कि भाई बख्शेंगे नहीं, बस जुमला नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि तकरीबन 10-11 साल में 250 के करीब हमारे लोग, जवान भी, पुलिसकर्मी भी और आम लोग भी जो है शिकार हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। प्रदर्शन है ये जो 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को जो मारा गया है आतंकियों के द्वारा, उस घटना के विरोध में हमने ये किया है और हमारी देश के प्रधानमंत्री से ये अपील है कि जो भी जिनने भी ये घटना को अंजाम दिया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें जो भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। हम उसकी अपील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और ये जो जाति धर्म के नाम पर किसी को नाम पूछ कर हत्या की गई है या धर्म पूछ की गई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहने का संदेश देना। इस घटना के बाद से पाकिस्तान से कुछ समझौते भारत सरकार ने तोड़ दिए, क्योंकि उनका भी इसमें कहीं ना कहीं देखिए, इस घटना के पीछे चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य ताकत हो, कोई भी हो, हमें उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, सारे समझौते तोड़ देने चाहिए। और ये ढूंढने वाली बात है, जांच का विषय ये है कि जो इसके पीछे है, इस घटना के पीछे है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी। लश्कर-ए-तालिबान है जो इस जो घटना है उसकी जिम्मेदारी ले रहा है और देखा जाता है कि उनको जो पनाह देने वाला है वो पाकिस्तान है। क्या कहना चाहेंगे आप इसे? जी, ये जैसे आपने बताया लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जानकारी ली है, मेरे ख्याल से अभी तक शायद लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जानकारी नहीं ली है। TRF करके कुछ संगठन का नाम आया है और वो कहाँ से संचालित हो रहा है, कौन कर रहा है, पाकिस्तान अगर इसके पीछे है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अब तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितना पाकिस्तान इस टाइम वैसे भी आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर है, उस पर अटैक करना चाहिए हमें। जिस तरीके से आप बता रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसी स्थिति को लेकर सिंधु नदी का जो पानी था, जो समझौता हुआ था, उसको रोक दिया गया है। अभी वहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर ये वो रोक दिया है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। बाकी ट्रेड भी और जितने भी समझौते सब तोड़ देना। किशनकुंड विकास समिति की ओर से पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों को नमन किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन भी रखा गया।
इस अवसर पर हिमांशु शर्मा ने मांग की कि पाकिस्तान में घुसकर एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारना चाहिए। इसके अलावा खुफिया एजेंसी के अधिकारियों की चूक पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, संरक्षक केजी गुप्ता, गौरव अरोड़ा, सत्यनारायण सोमवंशी, ओम प्रकाश अरोड़ा, अशोक गुप्ता और ओम प्रकाश सोलंकी आदि मौजूद रहे। कश्मीर के पहलगांव में जो दुर्दांत घटना पर्यटकों के साथ आतंकवादियों ने की है, उससे पूरे देश जो है 140 करोड़ की जनता स्तब्ध है। सभी के मन में गुस्सा है आतंकवादियों के खिलाफ। तो बिल्कुल मैं सरकार से चाहूँगा कि इन पर नकेल कसी जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। इसके अलावा जिसने भी ये साजिश रची है उनको भी गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाए। जिस तरीके से आतंकवादियों का क्रूर चेहरा इस दुनिया के सामने आया है, हमारे हिंदुस्तानियों पर जिस क्रूरतापूर्वक उन लोगों की हत्या की गई है, निश्चित रूप से ईंट का जवाब भारत सरकार को पत्थर से देना चाहिए। चुन चुन के उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देना चाहिए। संपूर्ण देश में आक्रोश है और हिंदुस्तान की सरकार के साथ तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार है। आने वाले समय में इस तरह की घटना ना होए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज किशन कुंड विकास समिति की ओर से उन महान दिवंगत आत्माओं को हम लोगों ने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित की है और निश्चित रूप से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सिक्योरिटी टाइट की जाए और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को वहीं ढेर करना चाहिए। और वहीं पहलगाम मामले को लेकर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा अलवर के अहिंसा सर्कल से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। यह कैंडल मार्च प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद अमर रहे और भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम किया है और जो अपने लोग इसमें शहीद हुए हैं उनकी याद में शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम करके उनकी आत्मा को सुख शांति के लिए यहाँ पर हमने पुष्प भेंट और कैंडल जलाकर उनकी दुआएं मांगी हैं। और मेरा सरकार से, मोदी सरकार से और अपने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे निवेदन करूंगा, देश में बहुत बड़ा रोष है। हर नौजवान को इस जो जंग कांड हुआ है उसमें पूरा देश एक है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और देश एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएं। मेरा निवेदन है, पूरा देश जागरूक हो रहा है और इस मुद्दे को तुरंत मोदी सरकार कार्रवाई करके और दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करे, जो हम पूरे देश हित में एक मैसेज जाए कि कभी भी कोई आतंकवाद द्वारा इस देश पर आक्रमण नहीं करे। आज हमारे मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने जो आज आयोजन किया, हम तो एक सिर्फ संवेदना उनको बेचारों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बाकी जो ये कांड हुआ है ये पूरा देश से ही गया है और अब सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन दोषियों को चाहे सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, चाहे उनका सर काटे जाए, कुछ भी करे जिससे माँ बहनों को ये गर्व हो कि हम हिंदू हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे वह आतंकवाद गतिविधि करने से डरने लग जाए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मिश्रा ने यह भी कहा कि भारत के मुसलमान आतंकवाद के साथ नहीं हैं। अलवर के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की है एवं पुतले जलाए हैं। और हमारे दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि आप आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन आपको है। तो अब मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये आग्रह है कि देश की एकता और अखंडता, देश की सुरक्षा को लेकर के कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं। मोदी जी आप कार्रवाई करो, सारी पार्टी और सारा देश आपके साथ रहेगा, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान और आतंकी संगठन जीवन में कभी भारत की तरफ मुंह उठा के नहीं देखे। उन लोगों को घर में घुस के मारना चाहिए, एक एक को चुन चुन कर मारना चाहिए, जिससे देश
कि आतंक में जो लोग आतंकियों से कोई कर रहे हैं, आतंकी संगठन, उनको और विदेशी ताकतों को आंख हो जाए, भारत की तरफ अगर आंख उठा के देखा तो हमारा बुरा हाल कर देंगे। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि सभी दल आपके साथ है, सारे राजनीतिक दल साथ है, पूरा देश साथ है, देश का आम आदमी साथ है, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आतंकियों को पता लग जाए कि उन्होंने बहुत भयंकर गलती कर दी, क्योंकि निर्दोष पर्यटकों को जो मारा है ना, ये बहुत गलत है। और हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पे तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। देश का आम आदमी सुरक्षित है, पर्यटक बेचारे घूमने जाते हैं, कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, इन लोगों ने उसको आतंकों का अड्डा बना दिया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं 26 अप्रैल को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में संविधान बचाओ रैली में भागीदारी पर चर्चा होगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 28 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संविधान बचाओ रैली होनी है। इसकी तैयारियों को लेकर अलवर के हनुमान चौराहे के पास स्थित होटल अनंता में दोपहर 12:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल और पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला शामिल होंगे। साथ ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या निर्णय होंगे, क्या विचार विमर्श होगा, क्या जानकारी? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान बचाओ रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो की जा रही है उसमें आ रहे हैं, और खड़गे जी के सम्मान में अलवर जिले से ज्यादा लोग संविधान बचाओ रैली में पहुंचे, ऐसी हमारी सबकी मंशा है। तो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमें जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए कल हमने हमारे नेता एआईसीसी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी के अति विशिष्ट आतिथ्य में और सभी हमारे एमएलए साहिबान, पूर्व एमएलए साहिबान, विधायक प्रत्याशी साहिबान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यगण, जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और उसके सदस्यगण, ब्लॉक अध्यक्ष साथी, विधानसभाओं में जो हमने 11 प्रभारी लगा रखे हैं वो, मंडल अध्यक्ष साथी और पीसीसी से जो हमारी 11 विधानसभाओं में जो ऑब्जर्वर लगा रखे हैं उन सबकी एक मीटिंग यहाँ हनुमान चौराहे के पास अनंता होटल में बुलाई है और उसमें 28 तारीख की रैली को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलवर जिले से संविधान बचाओ रैली में भाग लेने के लिए अलवर जयपुर जाएंगे। अलवर में स्क्रैप के नाम पर ठगी और लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पंचकुला हरियाणा निवासी हाशिम खान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड और नकली नंबर प्लेट बरामद की है। एनएबी थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि सूरत निवासी पीयूष और दिलीप भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी हाशिम खान ने फोन कर एल्यूमिनियम स्क्रैप सस्ते दामों में बेचने का झांसा दिया। जब दोनों अलवर पहुंचे तो आरोपी और उसके साथी उन्हें मंडी मोड़ से कार में बैठाकर ककराली ले गए, जहां उनके साथ लूटपाट की गई। आरोपियों ने नकदी सहित अन्य कीमती सामान छीन लिया और दोनों को हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हाशिम खान को गिरफ्तार कर लिया और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। परिवादी पीयूष और दिलीप निवासी अपने सूरत से हैं, व्यापारी हैं। उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया है कि उनके पास स्क्रैप खरीदने के लिए, एल्यूमिनियम स्क्रैप खरीदने के लिए कॉल आया था। दरों को देख करके फिर स्क्रैप खरीदने के लिए अपने 29 तारीख को अलवर आ गए थे, होटल में ठहरे थे। वहाँ से स्क्रैप के लिए इनको बुलाया मंडी मोड़ पे। वहाँ एक कार मिली जिसमें 2 बंदे थे, उसमें इन दोनों को बैठा लिया और लेके चले गए। उसके बाद में किस जगह ले गए इनको अंदाजा नहीं लगा, काफ़ी दूर ले गए। वहाँ पे इनको एक मकान में रोक करके और इनके पास जो भी नकदी थी उसको ले लिया और कागजात इनके पास थे उनको ले लिया और लोन वगैरह जो ऑनलाइन लोन सैंक्शन होता है इस प्रकार से ले लिया। कुछ खरीदारी कर ली और करीब 6 लाख रुपए उन्होंने जयपुर हवाला के थ्रू मंगवाए, जो उस गिरोह ने प्राप्त कर लिए।
वहाँ से फिर उनको छोड़ करके हाईवे तक छोड़ा भी उन्होंने। फिर ये बस में बैठ के यहाँ पे आए, तब इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सीसीटीवी फुटेज और साइक्लोन सेल की मदद से प्रयास किया गया। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब द्वारा विशेष निर्देश फरमाए गए। इस पर साइक्लोन सेल की विशेष रूप से श्री लोकेश कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही, जिस पर इनको चिन्हित किया गया। तत्पश्चात एक आरोपी जो मेन इनका सरगना था, हाशिम पुत्र सद्दीक, जो पंचकुला हरियाणा का रहने वाला है, जिसको जिकरपुर पंजाब से अपने श्री अजय जी एएसआई साहब, उनके साथ इमरान, साहिल, नरेश और अपना थाने से कोतवाली से महेंद्र, इनकी टीम के द्वारा जाकर विशेष प्रयास करके को गिरफ्तार करके लेके आए, जिससे घटना में प्रयुक्त की गई कार बरामद की गई है। और जो कूटरचित जो एक नंबर प्लेट, फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई थी, वो बरामद कर ली गई है। और वहीं सदर थाना क्षेत्र में किथूर गांव के पास 26 फरवरी को हुई फायरिंग और कार लूट की कोशिश के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई बंसीलाल ने बताया कि पीड़ित चेतन यादव ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि वह अपनी कार को सड़क किनारे खड़ी कर लघु शंका के लिए रुका था। इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उस पर फायरिंग कर दी। बदमाश कार लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर भीड़ जमा होने के कारण वे भाग निकले। इस फायरिंग में चेतन यादव घायल हो गया था। जांच के बाद पुलिस ने महेंद्रगढ़ निवासी दीपक महेंद्रगढ़िया और रेवाड़ी निवासी अर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 26/2/2025 को एक कार का चालक बाथरूम कर रहा था किथूर से पहले खड़ा होकर, तो कार को छीनने में उसके चालक को साथ लूटपाट करने के उद्देश्य से उस पर फायरिंग की थी। उसी प्रकरण में उनको गिरफ्तार किया। एक का नाम अंकित और महेंद्रगढ़िया है, दूसरे का नाम अर्जी और हरजी है। एक महेंद्रगढ़ का है, एक रेवाड़ी में रहता है। ये परिवादी है चेतन यादव, उसके द्वारा रहने वाला है। वो तो फिर पूरा फाइल देखते हैं। कब दर्ज हुआ मामला? 26/2/2025 को। तो अभी क्या रिमांड पे है? अभी इनको जेसी कंपटीशन कराया जा रहा है, कोर्ट में पेश करके। अभी कार्रवाई अनुसंधान चल रहा है, तो अनुसंधान प्रयास किया था लूटने का और उस पर फायरिंग कर दी थी, जिससे एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया। घायल भी हुआ, एक व्यक्ति परिवादी घायल हुआ। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जल्द नियुक्ति होने के आसार हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। उधर संभावित अध्यक्षों के रूप में जो नाम लिए जा रहे हैं, उनमें अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं। प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल सहित दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा लंबे अरसे से मजबूत होना चाहती है और इसीलिए एक दृष्टिकोण यह भी है कि इस बार उत्तर भारत के बजाय वहां के किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उत्तर भारत पर ही फोकस रहा तो अन्य दावेदारों के साथ भूपेंद्र यादव का नाम भी लिया जा रहा है। वे दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं और संगठन का खासा अनुभव है। हाल ही उनके प्रभारी रहते हुए महाराष्ट्र एवं इससे पूर्व उड़ीसा में शानदार जीत मिली थी। यादव मोदी शाह टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। वहीं इसे लेकर प्रतिक्रियाओं को देखें तो पार्टी के पूर्व स्थानीय अध्यक्ष घासीराम गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए भूपेंद्र यादव हर तरह से योग्य हैं। हालांकि गुप्ता की राय यह भी है कि नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से आ सकता है। उधर भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उधर बूथ अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि सांसद एवं मंत्री भूपेंद्र यादव कई दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बेहतर विकल्प हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव हर 3 वर्ष में होते रहते हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत पहले जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इनमें सबसे अगर देखा जाए तो सबसे प्रिय नाम आदरणीय भूपेंद्र जी यादव सांसद अलवर का है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और इनको अधिवक्ता परिषद से लेके और संगठन में कम से कम 25-30 साल का अनुभव है और युवा हैं और अपनी जिम्मेदारी भी संगठन में
और अब केंद्रीय नेतृत्व में मंत्री के नाते, अलवर के सांसद के नाते काफ़ी सक्रिय हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे तो इस बात की खुशी होगी कि सबसे पहले इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अगर चयन किया जाता है तो युवाओं को एक अच्छी भागीदारी मिलेगी और संगठन को मजबूती मिलेगी। आज तक इनको जहाँ जहाँ की जिम्मेदारी दी गई है उनमें सिर्फ एक चुनाव हारे हैं ये इनके नेतृत्व में। बाकी उड़ीसा, बिहार और आपके महाराष्ट्र और गुजरात कई ज़िलों के प्रभारी रहे हैं संगठन के नाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो एक चुनाव समिति बनाई हुई राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें सभी का आकलन चल रहा है और सारे ही आप जिनका नाम बता रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी अलवर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी रहे और बहुत ही अनुभव है और कम से कम 21 स्टेट राज्यों का वो चुनाव करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाने का काम इन्होंने किया है। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम इन्होंने लहराने का काम किया है। तो कोई भी योग्य व्यक्ति होगा जो पार्टी के लिए निष्ठावान होगा, कोई भी कार्यकर्ता निष्ठावान होगा, तो उसको राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये देखा जाता है कि कौन आदमी पार्टी को संभालकर संगठन को मजबूत कर और आगे बढ़ाने का काम करेगा, उस व्यक्ति को नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम करेगा। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भूपेंद्र यादव में कोई कमी नहीं है, योग्यता है, पूरी संगठन का पूरा ज्ञान है उनको। लेकिन जैसा भी जो है ये पार्टी पर निर्भर करता है, नेता पर निर्भर करता है कि वो किसको बनाए। लेकिन जहाँ तक संभावना है मेरे ख्याल से कि कोई भी दक्षिण भारत से आ सकता है, क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा पद है, इसको लेकर के पार्टी क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? नहीं, पार्टी का बहुत बड़ा पद है, पद के वैसे भी उसमें जो है भूपेंद्र जी में, श्री भूपेंद्र जी में कोई कमी नहीं है, उनमें जो है वो योग्यता भी रखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। लेकिन फिर भी मेरे जहाँ तक ख्याल है कि उत्तरी भारत से और जो है बहुत आ चुके हैं अब तक, तो अब की बार जो है शायद दक्षिण भारत से आने की संभावना ज़्यादा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किस नाम पर मोहर लगाएंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन अलवर सांसद होने के नाते भूपेंद्र यादव को लेकर स्थानीय भाजपाइयों एवं लोगों में उत्सुकता व्याप्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 12 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ी मुस्कान के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान लौट आई है। उसे वर्ष 2013 में भिवाड़ी से चाइल्ड लाइन के माध्यम से अलवर के आरती बालिका गृह लाया गया था। उस समय वह मात्र 7 वर्ष की थी और उसकी मां का देहांत हो चुका था। एक अनजान व्यक्ति ने उसे चाइल्ड लाइन को सौंपा, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने उसे बालिका गृह में भेज दिया। बालिका गृह की संचालक चेतराम सैनी ने बताया कि बालिका गृह में रहते हुए मुस्कान ने कक्षा 10वीं में 91.33% अंक हासिल किए और अब 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी विषय से दी है। अब 18 साल की हो चुकी मुस्कान डॉक्टर बनना चाहती है और नीट की तैयारी भी कर रही है। इसके साथ ही उसने विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आयोजित स्टेट लेवल प्रतियोगिता में 4 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसकी उपलब्धियों को हाईकोर्ट की एक पुस्तक में भी स्थान मिला है। मुस्कान को उसके परिवार से जोड़ने का प्रयास बालिका गृह द्वारा लगातार किया गया। हाल ही में जब वीडियो कॉल के माध्यम से बात करवाई गई तो उसने अपनी नानी को पहचान लिया। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की निवासी है। इसके बाद उसकी नानी हसीना और मौसा हारून शेख उसे लेने के लिए अलवर पहुंचे। उधर हारून शेख ने आरती बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि वे भी उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे और उसे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। बताया जाता है कि मुस्कान के पिता हबीब उर रहमान अपनी बेटी की तलाश करते हुए मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मेरा बच्चा इतना दिन पे यहाँ से हमारा बच्चा खो गया था, उसको पापा लेके आए थे। यहाँ का मेंटल, उसका अम्मा मर गए थे, उसका दूसरा पापा भी मेंटल हो गया था। उसके बाद हमारे बच्ची खो गई थी। उसके बाद चाइल्डहुड वालों ने यहाँ ले आके आरती बाल घर में यहाँ सौंप दिया उसको। हम तो खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। खोजते खोजते हमको 1.5 महीने पहले उसका भाई का भी और उसका भाई भी था,
और मुस्कान भी है, और दोनों को खोजते खोजते हमको मिल गया। उसके बाद हमने चाइल्डहुड CW वाले से बात करके बालिका गृह से सब कुछ डॉक्यूमेंट दे के अभी उसको हम घर ले जा रहे हैं। अच्छा, इनकी माँ की डेथ पहले हो गई थी? हाँ, उसके माँ की डेथ होके खो गए थे बच्चे। अच्छा, फिर इनके पिताजी पागल कैसे हुए? वो तो मालूम नहीं है, काम के चक्कर में आए थे, यहाँ के पागल हो गए। मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? मैं आरती बालिका गृह में 26/12/2016 को आई थी। कैसे बिछड़े थे परिवार से? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं बहुत छोटी सी थी तो याद नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे रहने के बाद में किस तरीके से पढ़ाई की, किस किस एग्ज़ाम में आपने सफलता हासिल की, क्या लक्ष्य है आगे? मैं जब शुरू में सो में आई तब सर मैम ने मेरी पढ़ाई में तो पूरा सहयोग किया। फिर जब इनने मेरी डॉक्टर के सपने का सुना तो इनने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी आगे, अब जैसे मुझे 12th क्लास में कोचिंग कराया, अब मैंने 12th की एग्ज़ाम दिए हैं। और जैसे बीच बीच में कंपटीशन होते थे तो फिर मैं हमेशा 3rd या फिर अव्वल नंबर पे ही आती थी। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई? 10th क्लास में मैंने 91.33%। सर, ये बालिका जो है 2013 में भिवाड़ी में चाइल्ड लाइन को मिली थी। उसके बाद में यहाँ अलवर CWC के माध्यम से बालिका गृह में रह रही है और वर्तमान में ये बालिका जो है 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारी कोशिश थी शुरू से, जब से बालिका आई थी हमारे पास में, कि इनके परिवार मिले। और जब ये बालिका आई थी उस समय लगभग 6-7 वर्ष के आसपास की थी। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट है और 50 बालिकाओं में रह के भी साथ में इसने 90+ % बनाई थी 10वीं क्लास में। और इसका जो लक्ष्य है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जीवन में, और उसी हिसाब से दिन रात मेहनत करके ये बच्ची है जो 12th क्लास में हमने बायो दिलवाया, और बायो में 11वीं क्लास में भी 98% बनी है इसकी, और उम्मीद है कि 12वीं क्लास में भी 98 के आसपास बनेगी। नीट की भी तैयारी चल रही है बालिका की, और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि बच्ची नीट में भी क्लियर हो जाएगी। इसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि इनके गार्जियन मिल जाए, इनके पेरेंट्स मिल जाए कहीं न कहीं, और वो हमने सफलता हासिल कर ली। और ये बालिका पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इनके गार्जियनों से बात हुई, वो भी काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे थे और वो सफलता हमें मिल गई। उसके बाद में संपर्क करने के बाद में ये वहाँ से कलकत्ता आए, कलकत्ता बाई एरोप्लेन दिल्ली आए, दिल्ली से ये गाड़ी करके लेके आए हैं। आज बालिका को लेने के लिए इसकी नानी और इसका मौसा जी आए हैं, क्योंकि ये नानी को बालिका पहले ही पहचानती थी। जब हमने शुरू में मुलाकात करवाई थी फ़ोन से, तो बालिका ने पहचाने कि मेरी नानी है और इस जगह की है। तो पश्चिम बंगाल तो बता ही रही थी पहले। तो पूरे बायोडाटा मिलने के बाद में आज ये लेने के लिए आए हैं। और बालिका 12 वर्ष 1 महीना और 21 दिन इसको अलवर में यहाँ रहते हुए हो गया। बड़ी सौभाग्य और भगवान की देन है कि इनके जो परिवार मिल गया है, क्योंकि हमारा केवल मकसद है कि इनके परिवार मिले। बालिका गृह द्वारा लगभग आज 1000 से ज़्यादा बालिकाओं को उनके पूरे परिवार को साथ मिलवा दिया है। ऑल इंडिया की बात करें तो 1028 बालिकाएं अब तक मैंने ऑल इंडिया में उनके परिवारों से मिलवा दी, पुनर्वासित करवा दी है। मुंडावर कस्बे में गुरुवार रात कथित रूप से गलत इलाज के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने स्थानीय क्लिनिक संचालक और उसके भाई पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसे लेकर सागर मोहल्ला निवासी विक्की शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार विक्की के पिता राजेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए हरसोली रोड स्थित यादव क्लिनिक ले गए थे। आरोप है कि वहां क्लिनिक संचालक डॉक्टर अर्जुन यादव और उसके भाई ने प्राथमिक उपचार के दौरान एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके तुरंत बाद राजेश कुमार की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनके मुंह से झाग आने लगे। ऐसे में क्लिनिक संचालक ने पल्ला झाड़ते हुए मरीज को तुरंत कहीं और ले जाने की सलाह दी। सरकारी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने राजेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी झोला छाप डॉक्टर के भाई को हिरासत में ले लिया है, जबकि क्लिनिक संचालक फरार बताया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रेस वाले सभी भाइयों से, कि ऐसे
गंदे आदमी को, ऐसे डॉक्टर को या वो कुछ भी है, फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है, ऐसे आदमी को मुडावर में ना रह के ऐसे आदमी को तो कहीं ऐसी जगह भेजा जाए जो इसको पानी भी ना मिले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके हॉस्पिटल के 2-4 मेरे ख्याल में पहले भी ऐसे हो रखे हादसे जिनको पैसा देकर चुप कर देता है। गरीब आदमी इसके पैसे लेके शांत हो जाते हैं। नंबर 2, किसी भी तरीके से ये सोचता है कि मैं नेताओं से मिलूं और किसी से मिलूं, एमएलए से मिलूं, उनसे मिलकर इसका काम सेट हो जाता है। मेरे भतीजे राजेश कुमार की शाम को 9 बजे तबीयत खराब हो गई। वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों हॉस्पिटल बाइक से आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो खुद ही अर्जुन यादव को उसके क्लिनिक पे चला गया। वहाँ उसने देखा, डॉक्टर ने देख के इंजेक्शन लगा दिया उसको। इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुँह से झाग वगैरह आने लग गए। तो डॉक्टर ने गलत भी है वो करके उनको स्पीकर से नीचे डाल दिया और कहा इसको कहीं भी ले जाओ, भगाओ यहाँ से, यहाँ नहीं है। सीट के नीचे डाल दिया और उस पर डाल दिया खुरे पे, दुकान के उसकी पूरा उसके गंदे नाले पे। हमने आगे सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे राजगढ़ महुआ कट के पास दुर्घटना में दंपति जख्मी हो गए। हरियाणा के पिन्हवा गांव निवासी सम्मुन अपनी पत्नी संजी के साथ लीवर की बीमारी का इलाज कराने जयपुर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ट्रक से लिफ्ट ली, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक चालक को नींद आने लगी। दंपति ने उसे ट्रक रोकने को कहा, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। थोड़ी ही देर में ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे से नीचे पलट गया। हादसे में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से पहले पिनान अस्पताल और फिर गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शी अंसार ने घटना की जानकारी दी। उधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से खिसक लिया। इसका नाम समून है और पत्नी का नाम संजी है जी। ये पिनंगवा के हैं और इन्होंने लिफ्ट ली थी और ये जयपुर जा रहे थे। ड्राइवर को नींद आ गई तो गाड़ी नीचे गिर दी। ज्यादा सीरियस है? हाँ जी, ज्यादा सीरियस है। जो लेडीज है उसके यहाँ ज्यादा वो तो आ गया। ड्राइवर को कोई आता पता नहीं जी, उसमें ड्राइवर मिला ही नहीं था हमको। हमने तो 2 ही निकाले, उसमें से तीसरे बंदे को पता ही नहीं लगा। तो ये 2 लोग ही मिले आपको? हाँ, वहाँ 2 लोग ही मिले। नहीं जी, मेरे गोविंदगढ़ अलवर के पास में। मैं इधर जा रहा हूँ गुजरात की तरफ से दिल्ली के लिए। दिल्ली की गाड़ी मेरे पास लोड कर रखी। तो हम वहाँ चाय पीने रुके, कम से कम 500 मीटर आगे चले तो ये गुजरात की तरफ जा रहे तो हमें आवाज आ गई थी। इनकी पैर फटा, किसी का पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गिर गई नीचे रोड से। तो आप क्या गाड़ी चला रहे थे? कौन सी गाड़ी थी? कंटेनर चला रहा था जी, बड़ा 10 चक्का 32 फुट लंबा। वही खड़ा है तुम्हारा भी गाड़ी? हम बड़ा भाई ले गया। मैंने कहा आप इनको ले जाओ। आपने मदद की इनकी? मैंने इनकी मदद की। मैं इनको पहले पिलाने ले गया था, वहाँ मना कर दिया, फिर यहाँ लेके आया अलवर। अलवर में लघु उद्योग भारती का 31वां स्थापना दिवस शुक्रवार को अलवर के मुगस्का स्थित चैम्बर भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पहलगाम हादसे के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद और मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहे। वहीं एक विशेष रोजगार एवं सिलाई मशीन कक्ष का उद्घाटन किया गया। महासचिव शशांक झालानी ने बताया कि सक्षम भारत कौशल विकास केंद्र की भी शुरुआत की गई है। यहाँ फिलहाल 15 सिलाई मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। लघु उद्योग भारती का स्थापना दिवस हमारा मनाया जा रहा है, जो कि चैम्बर भवन में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। इसमें हमारे 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। एक है रक्तदान शिविर, दूसरे में हम महिलाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय प्रकाश चंद जी भाई साहब पधारे हैं, साथ ही राज्य मंत्री हमारे संजय शर्मा जी अलवर एमएलए साहब भी यहाँ पधारे हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम इन गरीब महिलाओं को स्किल डेवलप करें ताकि हम उनको रोजगार का एक सहारा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। रक्तदान के कितने लक्ष्य रखा गया? हमारा लक्ष्य करीबन 40-45-50 के अराउंड रहेगा। जिला ब्राह्मण महासभा अलवर की ओर से भगवान परशुराम का अवतरण महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महासभा अध्यक्ष विशंभर दयाल वशिष्ठ और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दीपक शर्मा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को श्री परशुराम सर्कल समिति एवं जिला युवा ब्राह्मण सभा द्वारा परशुराम सर्कल से विशाल दोपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी। 28 अप्रैल को दिल्ली दरवाजा स्थित भगवान परशुराम मंदिर में सुबह ध्वज स्थापना होगी और उसके बाद रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। 29 अप्रैल की शाम भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। भगवान परशुराम का अवतरण दिवस 29 अप्रैल मंगलवार को मनाया जा रहा है। अलवर जिले के समस्त ब्राह्मण बंधु इसमें भाग लेंगे। 28 तारीख को हम परशुराम मंदिर में रामायण पाठ बैठाने का कार्य करेंगे और अखंड रामायण 24 घंटे की चलेगी। 29 तारीख को उसका समापन होगा। 29 तारीख को भगवान परशुराम का अभिषेक होगा और तदुपरांत शाम को 5:15 बजे शोभा यात्रा चालू होगी। शोभा यात्रा परशुराम भवन से दिल्ली दरवाजे शुरू होगी, रुपोलिया बाजार आएगी, उसके बाद हॉट सर्कस, घंटाघर, मन्नी कबड़, कंट्रोल रूम, मोना बाबा के प्याऊ होते हुए लाल डिग्गी होते हुए छात्रावास और छात्रावास में समापन। उसमें भव्य झांकियां होंगी और प्रथम बार चांदी की चल प्रतिमा के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी भगवान परशुराम की। और इसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे और वेद पाठी विद्यालय के जो बच्चे हैं वो मंत्रोच्चार के साथ शोभा यात्रा में चलेंगे। इस्कॉन मंडली चलेगी, साधु संत चलेंगे, समस्त महिलाओं का विशेष योगदान रहेगा। भव्य रूप से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में 28 तारीख को परशुराम भवन में महिला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सामूहिक गायन, एकल नृत्य और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 27 तारीख को शाम को 5 बजे परशुराम सर्किल से भव्य विशाल चौपहिया और दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जो विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस परशुराम सर्किल पर समापन होगा। इस तरह हर वर्ष की भांति भव्य रूप से भगवान परशुराम का अवतरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आपका नाम? विशंबर दयाल वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष, अलवर जिला ब्राह्मण सभा। जिला अलवर ब्राह्मण सभा द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकालने के लिए ये संयोजन मुक्त किया गया है। मैं जिला ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत आभारी हूँ और इसमें जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबको एक तन्मयता के साथ करने का पूरा प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। इसमें 27 तारीख को शाम को 5 बजे दोपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी, जिससे शुरुआत हो जाएगी। 27 तारीख को सुबह परशुराम मंदिर दिल्ली दरवाजा पर ध्वज की स्थापना होगी और 28 तारीख को अन्य कार्यक्रम होंगे। 28 तारीख को सुबह ही रामायण पाठ बैठेगा और 29 तारीख को सुबह रामायण पाठ समाप्त होगा। उसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन होने के बाद में महिलाओं के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अलवर के राठ इंटरनेशनल, चिनार पब्लिक स्कूल और सिल्वर रॉक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमान को सुनाकर की गई। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल, डॉक्टर मोनिका शर्मा और डॉक्टर दीपक सिंह राजावत ने विचार रखे। वक्ताओं ने परीक्षाओं में तनाव नियंत्रण और समय प्रबंधन के साथ ही हरित रसायन विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में वैज्ञानिक नवाचार की भूमिका बताई। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी के अनुसार साइबर थाने की एक्सपर्ट टीम उमेश खत्री एवं मनीष गंगावत ने साइबर अपराध के तरीकों एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान ने निःशुल्क विधिक सहायता आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर के दौरान राठ इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य अजय कौशिक, उप प्रधानाचार्य योगेश शर्मा, चिनार पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य, सिल्वर ओक स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव एवं स्टाफ तीनों विद्यालयों के लगभग 950 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अलवर के मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यूआईटी एवं ठेकेदार द्वारा लापरवाही के कारण पार्क का लॉन लगभग नष्ट हो चुका है। इसके अलावा पानी समय पर नहीं दिए जाने के कारण पेड़ पौधे सूख गए हैं। पार्क के दोनों फव्वारे भी बंद पड़े हैं, जबकि 3 वर्ष पूर्व राजीव गांधी पार्क में व्यवस्था सुधार के नाम पर नगर विकास न्यास द्वारा खासी राशि खर्च की गई थी। पर्यावरण मित्र कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने न्यास अधिकारियों से आग्रह किया है कि यहां पानी की समस्या दूर करते हुए विकास पर ध्यान दिया जाए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा के पूनखर क्षेत्र में स्थित शराब के अवैध ब्रांच को ग्रामीणों ने मिलकर हटा दिया है। संतकार नगला की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर ब्रांच खोलकर यह अवैध खोखा लगाया गया था। आबकारी विभाग और मालाखेड़ा पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए थे। ऐसे में पूरी बस्ती एकजुट हुई और खोखे को उठाकर पंचायत में जमा कर दिया। उधर प्रशासक भगवती देवी ने बताया कि ग्रामीणों ने अवैध शराब की ब्रांच का खोखा पंचायत को सौंपा है, जिसे पंचायती एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में टपुकड़ा में भाजपाइयों ने शहीद स्मारक पर मौन रखा। मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मामन सिंह यादव एवं भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय यादव, भाजपा नेता हर्ष यादव, समाजसेवी नरेश जांगिड़, डॉक्टर जयप्रकाश टीटू गर्ग, रमेश चंद जांगिड़ और अनूप यादव आदि मौजूद रहे। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला कर बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण जो हमला किया है, उसके विरोध में आज हम सभी मंडल टपुकड़ा के एसडीओ को प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो मृतक हुए हैं, जिनको हत्या की गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उसके बाद ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री की सबसे सख्त आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान से जो भी समझौते हैं उनको सबको रद्द किया जाए और इसे युद्ध करके पाकिस्तान का नाम निशान मिटाया जाए। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के परस्त आतंकवादियों ने वहाँ पर धर्म पूछकर नरसंहार किया है, हत्याएं की है। उसके विरोध में उसकी निंदा करते हुए आज टपुकड़ा में शहीद स्मारक पर मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों को, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाकर हिम्मत दिलाने का काम किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एसडीएम के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है
कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको सर्जिकल स्ट्राइक कर नेस्तनाबूद करें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। अकबरपुर कस्बे में श्री श्याम युवा सेवा समिति द्वारा चतुर्थ श्री श्याम संकीर्तन कार्यक्रम शनिवार को होगा। शाम करीब 8:15 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। ये कार्यक्रम अकबरपुर थाने के पीछे TCS कॉलोनी रथखाना में किया जाएगा। इस बार ब्रजराज और अघोरी शिवजी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। श्रद्धालु कपिल गुप्ता और निशांत गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष भव्य जागरण किया जाता है। वहीं तैयारियों को लेकर हुई बैठक में श्री श्याम युवा सेवा समिति से जुड़े निशांत गुप्ता, मनीष सेन, कपिल गुप्ता, नरेंद्र यादव और हंसराज शर्मा आदि मौजूद रहे। श्री श्याम युवा सेवा समिति की तरफ से अकबरपुर की तरफ से हमेशा वर्ष की बात है, इस बार भी चतुर्थ विशाल जागरण श्याम बाबा किया जा रहा है और ये समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। और इस बार झांकियां हैं अघोरी शिवजी अघोरी की और ब्रजराज की झांकियां सम्मिलित की गई हैं जो कि आकर्षण का केंद्र रहेंगी। और हम सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जागरण का लुत्फ उठाएं। और बाहर से सिंगर प्रिया प्राची ठाकुर है दिल्ली से, और जयपुर से आंचल अरोड़ा है, और अलवर से कमल काना है हमारे भाई, और अपने अपने मतलब भजनों के माध्यम से अच्छे अच्छे संगीतों से बाबा को लुभाएंगे। और सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बताकर बाबा के जागरण का आनंद ले और बाबा का आशीर्वाद ले, जिन सभी पे कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। सबकी सब तरह तैयारी होगी, पूरी व्यवस्था? हाँ, सभी व्यवस्थाएं तैयारी चल रही हैं अभी, और कल तक संपूर्ण तैयारियां हो जाएंगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर हुई बैठक में किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर डेयरी, पशुपालन, कृषि, बैंकिंग, मत्स्य और हार्टिकल्चर आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर पालीवाल, कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा और वित्तीय साक्षरता केंद्र के गुलाब सिंह ने विचार रखे। जो योजना चल रही है किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के संयुक्त टीम ने किसान पशुपालकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिससे किसानों को आगे चलकर इसका लाभ मिले और किसान की आय दुगनी हो। और मैं जो कृषि फाउंडेशन का एक प्रोग्राम चलता है वित्तीय साक्षरता केंद्र, इसका मालाखेड़ा में ऑफिस है, इस पर सेंट्रल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा काम होता है कि बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि बैंकिंग की जो योजनाएं होती हैं PMSBY, PMJJY, APY, SSY, इन सभी के बारे में अवेयरनेस करना और उनका लिंकेज करवाना। जिसको भी इन योजनाओं से जुड़ना है उनके लिए कौन कौन पात्र हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं, उसके लिए जानकारी देना। प्लस जिनको लोन की समस्या होती है कि हमें लोन नहीं मिल पाता है तो उनको समझाना कि किस तरह से उनको लोन दिया जाए, सिबिल क्या होता है, इन सभी के बारे में, बैंकिंग योजनाओं के बारे में हम कार्यरत हैं। और हमारा जो सेंटर है वो मालाखेड़ा में है। कौन कौन सी योजना अपन देखो, योजनाओं की अगर बात करें तो PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे दुर्घटना बीमा बोलते हैं, जिसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये होता है। दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये होता है। तो इनमें किस तरह से बेनिफिट होता है, कौन इनका फ़ायदा ले सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में सभी हम बताते हैं। मैं सहायक कृषि अधिकारी उद्यान विभाग अदौर में हूँ और मैं आपको जो उद्यान विभाग की है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो किसानों को बताऊँगा जैसे प्याज भंडारण, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है प्याज में बहुत कार्य करता है और प्याज भंडारण की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसमें विभाग द्वारा 87,500 रुपये का अनुदान किसान को दिया जाता है। पशुओं में होने वाली खुरपका, मुंहपका जैसी बीमारी के लिए डॉक्टरों की टीम अकबरपुर क्षेत्र में पहुंची। साथ ही पशुओं का टीकाकरण किया गया। वहीं पशुओं का निःशुल्क बीमा भी किया जा रहा है। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि इन घातक बीमारियों से पशु बेहद परेशान रहता है, साथ ही जान भी जा सकती है। इसी क्रम में घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो FMD CP के तहत खुरपका मुंहपका का रोग का टीकाकरण वो किया जा रहा है। तो उससे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, कान में बाड़ी लगाते हैं और उस पशु का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में टीकाकरण कार्य किया जाता है। और अभी पशु बीमा कार्य भी चल रहा है। तो साथ साथ में हमने पहले पशु बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे और रजिस्ट्रेशन के साथ में अब हम उसका बीमा कर रहे हैं। घर घर जा कर के ना पशु का बीमा कार्य किया जा रहा है। सरिस्का की सदर रेंज में बाघिन ST9 ने जब तक पानी पिया तब तक पास में बड़ी संख्या में खड़े मोर इंतजार करते रहे। इस दृश्य ने
टूरिस्ट को रोमांचित कर दिया। बाघिन यहाँ पानी के हौद में पानी पीने आई थी। उसके जाने तक हौद के बाहर 15 से अधिक मोरों ने प्रतीक्षा की। नेचर गाइड अर्जुन मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी एक जगह अगल बगल में नजर आए। भीषण गर्मी में मोर भी यहाँ पानी पीने पहुंचे थे और टाइग्रस भी। शिक्षा विभाग का 32वां राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी पुरस्कार समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। समारोह में 90 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें अलवर जिले के मंत्रालय कर्मचारी परिषद जिलाध्यक्ष नंदलाल गुर्जर भी शामिल हैं। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट शामिल रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नंदलाल गुर्जर को 11,000 रुपए, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भारतीय सिंधु सभा ने पहलगाम आतंकी घटना की निंदा की है। गुरुवार शाम को खैरथल में आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर से किशनगढ़ बास रोड स्थित शहीद हेमू कालानी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ने कहा कि सरकार को आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन प्रदेश मंत्री राजकुमार दादवानी ने किया। इस दौरान अशोक महलवानी, नथुमल रामलानी, विजय बच्चानी, प्रताप कटहरा, मनीष शर्मा और टीकमदास चंदनानी आदि उपस्थित रहे। खैरथल में 40 फुट रोड पर शिविर लगाया गया। महासचिव राजकुमार केसवानी ने बताया कि शिविर में सहाय हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा 265 लोगों की आंखों की जांच कर दवाइयां दी गई। साथ ही 27 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। कैंप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने सेवाएं दी। साथ ही हेल्थ केयर विशेषज्ञ रिंकू गुप्ता, रूबी गुप्ता और सपना गुप्ता ने सहयोग दिया। यहाँ मौजूद कशिश बोधवानी ने बताया कि चिन्हित मरीजों का जयपुर में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। खैरथल तिजारा में भीषण गर्मी और लू के चलते कलेक्टर किशोर कुमार ने स्कूल समय में परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 से दोपहर 11:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं, विद्यालय स्टाफ एवं अन्य संचालित परीक्षाओं का समय पूर्ववत रहेगा। जिला कलेक्टर ने इन आदेशों की अवहेलना करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। तिजारा के निकटवर्ती ग्राम जलालपुर में युवा शक्ति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा नेता विक्रम सिंह गुर्जर और एडवोकेट मनोज यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही सरकार से अपील की है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। सभा के दौरान मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर कुलदीप यादव, कृष्ण गुर्जर, लोकेश कुमार, मोनू, पवन यादव, सतीश पटेल, महिपाल सेन और राकेश आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी से सटे हरियाणा बॉर्डर के आकेडा गांव स्थित नारायण विहार में अग्नि हादसा हुआ है। यहाँ कबाड़ी के एक और लकड़ी के 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए रेवाड़ी, धारुएड़ा, मानेसर, तावड़ू, नगर परिषद और रीको की करीब 3 दर्जन दमकल गाड़ियां पहुंची। देर रात करीब 1 बजे आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। और हमारा यहाँ पे हमें 12:50 में सूचना मिली थी कि कबाड़ के गोदाम में आग लगी हुई है। रात को सूचना पाकर दोनों गाड़ी हमारी मौके पर पहुंची। यहाँ पर देखा कि आग विकराल रूप ले रखा था, इसलिए धारोड़ा और हरियाणा से और दमकल और अपने भिवाड़ी से और कुशकेटा दमकल है तो मौके पर अभी तक काबू पाने में लगी हुई है। उधर भिवाड़ी स्थित अरावली सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड में भी आग लग गई। इसके बाद अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत की। पहले यह कंपनी एलपीजी गैस के सिलेंडर बनाती थी, लेकिन फिलहाल काम बंद पड़ा हुआ है। ग्राम पालोदा में नगरकोट ज्वाला माता के भक्तों द्वारा विशाल जागरण का आयोजन किया गया। श्रद्धालु जगदीश प्रसाद प्रजापत, हरिराम एवं हजारी लाल प्रजापत ने जागरण का आयोजन किया। इस दौरान कलाकारों ने देवी मां की महिमा का संगीतमय गुणगान किया। साथ ही हवन और पूजा भी संपन्न हुई। हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने माता के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भीम सिंह, हरकेश प्रजापत, जितेंद्र कुमार और रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवखेड़ा में प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए इसका आगाज हुआ है।
प्रारंभिक तौर पर देवखेड़ा स्कूल में 5 कंप्यूटर और इतने ही कंप्यूटर टेबल, 15 लकड़ी के स्टूल, एक बड़ा म्यूजिक सिस्टम, एयर फाइबर कनेक्शन और लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी और नेशनल यूथ अवार्डी आरुषि मित्तल ने बताया कि 21वीं सदी के अनुसार अध्यापक एवं बच्चों को शिक्षा देकर तैयार किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेलवे स्टेशन एवं खुदनपुरी स्कूल के बाद देवखेड़ा स्कूल में कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी शुरू हुई है। इसके पीछे प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को डिजिटल साक्षरता एवं कोडिंग कौशल का ज्ञान करवाना उद्देश्य है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में भाजपा नेता सहदेव सिंह नरूका ने अपने पिता के निधन पर मृत्यु भोज के बजाय सामाजिक सरोकार में राशि खर्च करने का निर्णय लिया। उनके पुत्र अजय सिंह नरूका के अनुसार इसके चलते किसी तरह का दिखावा या फिजूल खर्ची नहीं की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि मृत्यु भोज में व्यर्थ जाने वाली राशि का उपयोग गांव में धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य से किया जाएगा। इस दौरान छाजू सिंह, गणेश सिंह, जगदीश सिंह, अवधेश सिंह, सुरेंद्र और नेपाल सिंह आदि की मौजूदगी रही। गौरतलब है कि सहदेव सिंह आरएसएस के प्रचारक रहे और समाज सुधारों को लेकर अनेक कार्य किए। खैरतल तिजारा में जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अत्यधिक गर्मी और संभावित हीट वेव के मद्देनजर बिजली या पानी की किल्लत नहीं होने देने की हिदायत दी। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही हीट वेव के संबंध में अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी और ओआरएस सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव ने बताया कि पेयजल संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके साथ ही रास्ता खोलो अभियान की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को झोला छाप डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान एडीएम शिवपाल जाट, उपखंड अधिकारी टपुकड़ा लखन सिंह गुजर, जलदाय एसई धर्मवीर यादव और विद्युत निगम एसई जेपी बैरवा, सीएमएचओ अरविंद गेट और आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर में राय सिख वेलफेयर सोसाइटी ने शहीद स्मारक पर पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह ने बताया कि कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों को आतंकियों ने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। अब सख्त एक्शन लेते हुए गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। उधर इस मौके पर अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो हम लोगों ने हमारे जो पर्यटक हमारे भाई थे जिनकी जानें जिन्होंने गवाई हैं और उनके आज हम सब लोग इकट्ठे होके उनके हमने आज पुष्प अर्पित किए हैं। और ये हमने पाकिस्तान को चिताया कि जो उन्होंने आतंकवादियों से हमारे इतने निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, अब वो टाइम आ गया कि हम उनसे वापस अपना प्यो के वापस लें और उनको आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा मिले। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बार बहुत अति हो गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यही, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हमें कहते हैं पीओके हमारा है। अगर हमारा पीओके है तो जिस तरह आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष आदमियों को 28 आदमियों को मारा है, अब सही टाइम आ गया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पीओके को इसी टाइम इन्हीं दिनों में हिंदुस्तान के साथ मिलाकर अपना परिचय दें कि हम पाकिस्तान के इतना सख्त खिलाफ हैं और हम अपने देश का हम बदला लेना चाहते हैं। हम कश्मीर में जो निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा जघन्य तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, उसकी हम घोर करे शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप इसको बहुत ही सीरियसली ले और उन आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा मिले और पाकिस्तान को जो इनका आतंकवादियों को पाल रहा है उनको भी सबक सिखाया जाए। यही हमारी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। सेन समाज के आराध्य देव श्री सेन महाराज के 725वें जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर में ब्रह्मचारी मोहल्ला गंगा मंदिर से रवाना शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल थी। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस गंगा जी मंदिर पहुंची। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। समिति अध्यक्ष राकेश सेन और मीडिया प्रभारी सुभाष सेन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज सेन जी महाराज की 725वीं जयंती के अवसर पर सर्व सेन समाज अलवर की तरफ से सेन जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा और झांकियां निकाली जा रही हैं।
ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि पूरा सैन समाज हमारे आराध्य देव श्री सैन जी महाराज की 25वीं जयंती मना रहा है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ। ये हमारे सुबह सैन जी महाराज की हमने सैन छात्रावास भैरव रोड में पूजा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले को लेकर अलवर में दिख रहा चौतरफा आक्रोश। बच्चों ने काले कपड़े पहन आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए नारे। वहीं युवा मोर्चा ने फूंका पाकिस्तान का झंडा और मुस्लिम समाज ने आतंकियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्क्रैप के नाम पर गुजरात के व्यापारियों को लूटने के आरोपी को पकड़ा। वहीं किथूर में फायरिंग के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। भूपेंद्र यादव के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी को लेकर आई प्रतिक्रियाएं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने बताया हर तरह से योग्य। और 12 साल बाद परिवार से मिली मुस्कान तो लौटी खुशियां। भिवाड़ी चाइल्ड लाइन ने आरती बालिका गृह को किया था सुपुर्द। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।